जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं गुप्त। ठीक है, हम पहले इस काल के बारे में सभी राजाओं का क्रम में आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको पूरा एक दिमाग में बैठ जाए कौन कब आया था, किसके बाद आया था। गुप्त वंश सबसे पहले कौन थे? इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आता है जो कि वास्तविक संस्थापक है। इनका शादी होता है कुमार देवी से। देखो, देवी और एक कुमार देवी, देवी जो थी वो रामगुप्त की पत्नी थी, तो यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। हाँ, तो कुमार मत हटाइएगा, कुमार देवी, क्या नाम पड़ा है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम था कुमार देवी। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी नामक एक सिक्का चलाया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। अरे भाई, बड़ी खतरनाक राजा था, बड़ी महान और प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। जितने भी दक्षिण के 12 राज्य थे ना, इन सबको जीत लिया था। इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था ना, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखो, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्यों? क्योंकि इसलिए पी पाता था क्योंकि पूरा दक्षिण इसी का था, जहां मन चाहे वहां पर चला जाता था पीने। फिर इसके बाद आता है कौन? इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त। एकदम अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम था देवी ना, इसकी पत्नी का नाम था देवी। रामगुप्त का एक छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी के साथ फंस जाती है। पत्नी कहती है, अरे रामगुप्त की पत्नी कहती है, देवर जी शक्तिशाली बाटा, देवर जी महान बाटा, योग्य बाटा, ये हमार पति एकदम खत्म बा। अब इसकी पत्नी से क्या होती, इसकी पत्नी और चंद्रगुप्त द्वितीय इन दोनों षड्यंत्र रच के इसी की हत्या कर देते हैं। किसका? रामगुप्त का। तो अब कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाता है। इसके बाद आता था कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आ जाता। देखो, लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि पेन मेरा उस तरह का ढंग से है नहीं कि अच्छे से लिख पाऊँ ना। मैं बताऊंगा फिर से दोबारा। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आता कौन? स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त के बाद अंतिम गुप्त वंश का आता है राजा विष्णुगुप्त। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन था। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, एकदम अयोग्य। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त देखो यहाँ पर द्वितीय थे। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। इतना बात समझ में आया? अब देखो, कुमारगुप्त ने, देखो कुमारगुप्त वही जो आपको पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान, तो महायान शाखा के लिए ना एक नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था ना। महायान शाखा शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जो कि 1898 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी इसको पूरा एकदम ध्वस्त करवा दिया था। अभी पूरा कहानी हम बताएंगे ना, जैसे जैसे आएगा पूरा बताते चलेंगे। देखो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश किसके सामंत थे? कुषाणों के थे, मतलब इन्हीं के अधीन काम करते थे। फिर इसके बाद अपना निकल के एक अलग से राजवंश बना लेते हैं। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। ये ना, ये सब कहाँ थे? हुड़ों वाले सब कहाँ के थे? ये ना फारस के थे, जब से ईरान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ये सब खूब मतलब आक्रमण करते हैं भारत पर। मतलब स्कंदगुप्त तो पूरा रोक दिया है। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश का था, इसका विनाश का सबसे कारण था यही सब थे। अब जैसे स्कंदगुप्त पूरा योग्य था, अब इसके बाद आखिरी जो शासक आते हैं ना, वो सब अयोग्य निकल जाते हैं, तो ये सब जीत जाते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए ना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण कला कहा जाता था गुप्त वंश जब था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त कला, गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, जिन्हें हम विक्रमादित्य एक उपाधि दिया गया था। ठीक है, वैसे विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। विक्रमादित्य उपाधि 14 लोगों को दिया गया था। यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने
शकों का अंत कर लिया था। आपको पता है शक कहाँ से आ गए? तो मौर्य काल के बाद 4 ठे विदेशी आक्रमण होता है, ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। तो यही शक, तो किसने शकों को पूरा अच्छे तरह से समाप्त कर दिया था? यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने समाप्त कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का एक उपाधि दिया गया था ना। इसी को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसने सांची मतलब चांदी का सिक्का भी चलवाया था। इसी के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिसमें से देखो कालिदास थे, अमरदास थे, बहुत सारे लोग थे, 9 लोग थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसी विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा थी। सोचो, हॉस्टल की सुविधा थी ना। और तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने बनवाया था। ये पहला विश्वविद्यालय था। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। ठीक है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कौहम स्तंभ लेख में। फाहियान और हेनसान ने किसके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को देखा था ना। देखो, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और हेनसान हर्षवर्धन के समय पर यह आया था भारत। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्व उत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19। ठीक है। टोटल कितने थे गुफाएं? उसमें टोटल थे 29। अजंता की गुफा जो थी वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त काल वालों ने कौन कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? 16, 17, 29। ठीक है। 16 नंबर वाली, 17 नंबर वाली और 16 नंबर वाली, 17 नंबर वाली और 19 नंबर वाली। टोटल अगर संख्या देखोगे तो 29 थी अजंता की गुफा में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत, ठीक है, जो कि 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता। वास्तविक संस्थापक है, पर अगर पूछ देगा मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप श्रीगुप्त ही बताएंगे। अगर वास्तविक पूछेगा तब आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य से किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश ने, क्योंकि ये हिंदू धर्म के इन जब इनका काल था गुप्त वंश वालों का, तो हिंदू धर्म का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था ना। तो स्वर्ण काल कहा जाता है। सोचो, तो ब्राह्मणों और मंदिरों का अधिक मतलब विकास हुआ था इन लोगों को। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त के है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध में है? तो प्रयाग वाले अभिलेख में है। किस काल में स्त्रियों की
पुरुषों के बराबरी में थी तो गुप्त काल में सबको समान रखते थे। बाल विवाह का भी प्रचलन चला था। आ जाते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि मतलब दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में। तक्षशिला उसमें तो भारत में ही, अगर वर्तमान में देखोगे तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीनतम काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ये यहीं शिक्षा प्राप्त किए थे। किस राजा के एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय को ना उन्हें देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें विक्रमादित्य उपाधि भी धारण किए थे। इनके दरबार में 9 संस्कृत के विद्वान लोग रहते थे, जिसमें से प्रमुख कालिदास थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के। कौन? प्रयाग प्रशस्ति एक युद्ध था, सैन्य अभ्यास था। गुप्त सम्राट किसने ह्यूड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। पर पूरा निचोड़ दिया था शकों को। भैक। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखो सब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में खूब होता है ना। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ऐसे महाधीराज, इसी को चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज नामक एक उपाधि धारण दिया गया था। ठीक है। इसने राजा रानी नामक एक सिक्का चलाया था, अपने पत्नी से इतना प्यार कर जो करता था। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। एकदम विनाश का कारण ही बन गया था यही। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बाग धार में है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुमार संभवन। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख से। महिर कुल का संबंध था हुड़ों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वही विक्रमादित्य 14 लोगों ने यह उपाधि धारण किया था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पन्नत से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। किस लिए बनवाया था? जो महायान शाखा थी, देखो बौद्ध धर्म के बाद जैसे महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो महायान जो शाखा थी, महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था। इसी में हॉस्टल की सुविधा थी। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी इसको पूरा ध्वस्त करवा देता है। नालायक। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चलो रामगुप्त कुछ तो काम किया, बेचारी की पत्नी नाम था देवी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है?
अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त वंश के समय में हुआ। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गुप्त काल। अब गुप्त काल के बाद देखो, अब समझना, जैसे ही गुप्त काल का जो आखिरी शासक था कौन? विष्णुगुप्त। जैसे ही उसका देहांत होता है, इसके बाद हुरों का आक्रमण होता है, फिर गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बढ़ जाता है। सब अपना अपना, जो सामंत का मतलब होता है उसी में कोई एक कर्मचारी काम कर रहा था ना, जैसे देखता है कि राजा खत्म हो गए, राजा कमजोर हो गए, तो अपना ही विद्रोह करके अपना एक अलग से साम्राज्य बना लेना। तो छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया था गुप्त वंश। फिर निकल कर उसी में से आता है पुष्यभूति वंश ना, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कह सकते हो। समझ में आ गया? तो पुष्यभूति किसके सामंत थे? गुप्त वंश के सामंत थे। और गुप्त वंश वाले किसके सामंत थे? तो कुषाण शासकों के ये लोग सामंत थे। अब ये लोग क्या है? सामंत चल रहे हैं, एक से एक निकल जा रहे हैं। समझ में आया? तो इसके बाद अब क्या आएगा? तो पुष्यभूति शुंग या वर्धन वंश आएगा। ठीक है, जय हिंद।